पाठशाला ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप लोगों का पाठशाला ज्ञान ऑफिशियल चैनल में। यहां पर हम लोग पढ़ कर रहे हैं गेट 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर सेट 1। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर रहा हूं अपना मास्टर्स फ्रॉम एनआईटी तिरची। 10 क्वेश्चन होंगे, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ होंगे, मजा ही आ जाने वाला है। अभी तक आपने हमारे कॉलेज रिव्यू चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए हमारे कॉलेज रिव्यू चैनल सिद्धार्थ लाइव को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज रिव्यू मिल जाएंगे। कोई डाउट आए तो हमें हमारे जो पाठशाला ज्ञान official.com मतलब gmail.com वाला मेल है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, तो जाइए वहां से मेल कर दीजिएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर ये सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी और हमारी टीम बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आती रहती है। जुड़े रहना है, बने रहना है, देखते रहना है पाठशाला ज्ञान। चलिए हम लोग 2019 के 4th पार्ट और 5th पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। बचे हुए 15 क्वेश्चन हैं, तो मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में 15 क्वेश्चन को कवर कर देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लो। A steam power cycle with regeneration as shown below on the TS diagram employs a single open feed water heater for efficiency improvement। आपको पता है हम लोग रीजनरेशन करते हैं। रीजनरेशन में क्या करते हैं, जो बॉयलर से जो भी स्टीम निकलती है टरबाइन में पहुंचने के बाद हम लोग उसमें से थोड़ी सी स्टीम को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं पहले ही, ठीक है। पूरा उसे हम लोग कंडेंसर में ना भेजकर मतलब जब टरबाइन घूमने लगते हैं तो उससे पहले ही थोड़ी सी हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं स्टीम को। इससे क्या होता है, हम लोग फीड वाटर हीटर को के जो आने वाले पानी को हीट कर कर उसकी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, तो इसके लिए रीजनरेशन यूज होता है। द फ्लूइड मिक्स विथ ईच अदर इज एन ओपन फीड वाटर, द टरबाइन इज आइसेंट्रोपिक एंड इनपुट ब्लीड मतलब वो स्टीम से ही है, टू द फीड वाटर हीटर फ्रॉम टरबाइन इज एट स्टेट 2 एज सोन इन द फिगर। प्रोसेस 3 and 4 occurs in the condenser. The pump work is negligible. Input to boiler is at state 5. The following information available from the steam table। देखो हमें हर पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ से हम क्या टरबाइन के अंदर एंटर कर रहे हैं। ये हमारा एग्जॉस्ट पॉइंट है, जहाँ से हम एग्जॉस्ट कह सकते हो या कंडेंसर एंट्री कह सकते हो। ये हमारा यहाँ पर पंप में एंट्री कर रहा है, ठीक है, और हमें यहाँ तक पहुँचना है, इस पॉइंट तक पहुँचना है। यहाँ से क्या होगा, बॉयलर के अंदर एंट्री हो जाने लगेगी। तो हमने 2 पॉइंट पर क्या किया, स्टीम को एक्सट्रैक्ट किया है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है द मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम ब्लीड फ्रॉम द टरबाइन एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल मास फ्लो रेट एट द इनलेट टू द टरबाइन एट स्टेट 1। क्या कह रहा है कि हमने कितना मास निकाला अपॉन कितना भेजा, उसका रेशियो पूछ रहा है, परसेंटेज रेशियो। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं। इसकी डायरेक्टली इक्वेशन लगाएंगे हम लोग। देखो 1 पॉइंट से आया, 2 से मास एंटर किया, इधर फिर 3 से 4 से जाकर 5 पर पहुंच गया, है ना। तो इस पॉइंट से निकला, हमने मान लिया कि हमने y मास निकाला, तो YH2 प्लस 1 माइनस YH4 बराबर H5, ठीक है। ये गया YH2, यहाँ से गया YH4 बराबर H5। तो जिस तरीके से हमें वैल्यूज गिवन थी आप देख लो, H2 की वैल्यू कितनी है 2800, H4 की वैल्यू 175, H5 की वैल्यू 700 पुट कर दो। Y की वैल्यू निकाल लो, Y वैल्यू विल कम आउट टू 0.2 आ गया, मतलब कितना 20%। अगला क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अब प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 6 एक्टिविटीज हैं। द इमीडिएट प्रेडिसेसर ऑफ ईच एक्टिविटी एंड द एस्टिमेटेड ड्यूरेशन इज प्रोवाइडेड इन द टेबल बिलो, है ना। हमें क्या दिया, एक्टिविटीज दी हैं P, Q, R, S, T, U। उसके साथ साथ क्या दिया है, Q, P, R, P, S, T, ये सब इमीडिएट प्रेडिसेसर्स दिए हुए हैं और उसके एस्टिमेट ड्यूरेशन दिए हैं। अब बोला है कि ऑल द एक्टिविटीज अदर देन S टेक्स द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ टाइम, द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी S विदाउट डिलेइंग द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। हम मतलब एक्स एक्टिविटी में कितना ड्यूरेशन बढ़ा दें कि हमारा जो डिले ना करे, प्रोजेक्ट डिले ना करे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। आप जब इसका डायग्राम फॉर्म करोगे तो डायग्राम विल कम आउट टू लुक लाइक दिस।
इस टाइप का कोई डायग्राम बन के आएगा। क्यों? क्योंकि देख सकते हो पी क्यू का कोई प्रेडेसेसर नहीं है, तो पी क्यू यहाँ से जनरेट हुई है। उसके बाद आर का है क्यू प्रेडेसेसर, तो आर क्यू से जनरेट हुआ। उसके बाद देखो आप टू से आपसे यहाँ से पूछ रहा है कि एस किससे जनरेट हुआ है, एस जनरेट हुआ है पी और आर से। तो यहाँ पर एक डमी एक्टिविटी देनी पड़ेगी आपको, ये डमी एक्टिविटी दे दी, ये एस हो गया है ना, एस से पी से निकला है टी, उसके बाद इन दोनों से मिलकर निकला है 6, मतलब यू बराबर 3। अब देखो क्रिटिकल पाथ, अब हमें फाइंड करना क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ होता है, जैसे कि आपको पता है ना, जिसमें अब देखो लॉन्गेस्ट पाथ के लिए पहले हम जाएंगे, हमारे पास कई पाथ हैं। पहला पाथ है 1 2 5 6, 1 2 5 6, कितना आ रहा है 5 + 6 + 3 6 5 3 14। एक पाथ मिलता है हमें 1 2 4 5 6, 1 2 4 5 6, इसको करोगे तो 12 आएगा। फिर आ जाएगा एक 1 3 4 5 6, इसको करोगे 12, तो 14 वाला लॉन्गेस्ट पाथ है, तो ये हमारा क्रिटिकल पाथ होने वाला है 1 2 5 6। अब आप देख रहे हो 1 2 5 6 में टोटल हो रहा है 14, है ना, और अगर हम ये अपने 1 3 4 5 6 वाले पाथ से जा रहे हैं तो हमें मिल रहा है 12, इससे भी मिल रहा है 12। तो अब आप सोचो कि 14 को पहुंचने में हमें कितना बढ़ा सकते हैं, हम 2 और वीक बढ़ा दें, हमारे क्रिटिकल पाथ चेंज तो नहीं होगा अगर हम 2 और इंक्रीज कर दें। तो एस अगर पहले 4 है, अगर हम इसमें 2 और इंक्रीज कर दें तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा पाथ। क्रिटिकल पाथ तो चेंज नहीं हुआ ना, क्रिटिकल पाथ तो पुराना वाला ही रहा ना। तो 6, हम 6 वीक, मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 वीक हो सकती है, तो 6 विल बी द आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ गए होगे आशा करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल सा नादान सा क्वेश्चन आ गया गलती से गेट के पेपर में, हम इसे नादानी से निकाल देंगे। A truss is composed of member AB, BC, CD, AD, BD as shown in the figure A. A vertical load of 10 kN is applied at a point of D. The magnitude of force in kN in the member of BC. इस मेंबर में फोर्स पूछ रहा है वो, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ से 10 kN लग रहा है, अगर ज्योमेट्री देखो आप पूरे की ट्राइंगल की तो सिमिलर है, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, ये L, ये L, ये L, ये L, ये L, तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स हो जाएगा 5 kN, 5 kN डिवाइड हो जाएगी यहाँ पे रिएक्शन, सिंपली। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए। अब आप जानते हो, देखो यहाँ मैं आपको पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा कराया है, तो अब ये देखो, आप सिंपल देखो कि जो DC वाला जो ये पोर्शन है, ये जो DC वाला पोर्शन है ये वाला, इसका कंपोनेंट निकालो तो क्या आएगा, DC cos 45, एक आएगा इस आपका इस डायरेक्शन में एक आएगा सीधी डायरेक्शन में आएगा DC sin 45। इन दोनों की वैल्यू ही बराबर है 5 kN के। तो सिंपल सी बात है कि BC मेंबर में कितना फोर्स जा रहा है, D cos 45 कितना जा रहा है 5 kN। सिंपल आंसर 5 kN आंसर हो जाएगा, 5 विल बी द आंसर। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, अ गैस टरबाइन विथ एयर एज द वर्किंग फ्लूइड हैज एन आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी 0.70। क्या बोला है कि गैस टरबाइन रन कर रही है एयर की मदद से, वर्किंग फ्लूइड एयर है, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी दी है उसकी 0.70 व्हेन ऑपरेटिंग एट अ प्रेशर ऑफ रेशियो 3। जब हम लोग प्रेशर रेशियो 3 रखते हैं, नाउ द प्रेशर रेशियो ऑफ द टरबाइन इज इंक्रीज टू 5। अब क्या हो गया है, 5 हो गया है प्रेशर रेशियो, और हमने क्या किया है, मेंटेनिंग द सेम इनलेट कंडीशन, इनलेट कंडीशंस को चेंज नहीं किया। अज्यूम एयर इज अ परफेक्ट गैस विद स्पेसिफिक हीट रेशियो गामा इज 1.4, गामा दे दिया है। स्पेसिफिक वर्क आउटपुट रिमेन्स द सेम फॉर द केसेस, स्पेसिफिक वर्क आउटपुट भी नहीं बदला, है ना। अब वो पूछ रहा है बस हमें आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी बता दो प्रेशर रेशियो 5 के लिए। बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एफिशिएंसी आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी टरबाइन के लिए क्या होती है, ये होती है एक्चुअल वर्क अपॉन आइडियल वर्क। अब आपको पता है कि अगर हमारा एफिशिएंसी ऑफ आइसेंट्रोपिक दिया है, उसने बोला है कि अगर हमारा जो वर्क है, स्पेसिफिक वर्क आउटपुट है वो सेम है, अगर स्पेसिफिक वर्क आउटपुट सेम है तो पहले वाले के लिए प्रेशर रेशियो 3 के लिए और प्रेशर रेशियो 5 के लिए एक्चुअल वर्क अगर बराबर कर दिया जाए तो एफिशिएंसी इंटू आइसेंट्रोपिक इंटू आइडियल वर्क, एफिशिएंसी आइसेंट्रोपिक इंटू आइडियल वर्क फॉर प्रेशर रेशियो 5 के लिए हो जाएगा। अब आपको पता है वर्क क्या होता है, देखो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी एक अलग चीज़ होती है और एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन एक अलग टर्म है। आपको अगर आपने थोड़ा भी पावर प्लांट पढ़ा है तो आपको समझ में आते होंगे ये टर्म्स।
तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फ्रिक्शन की वजह से आती है, जो आपके लॉसेस वगैरह होते हैं उसके वजह से आती है। और जो एफिशिएंसी होती है वो एफिशिएंसी आपका पूरे इंजन का या पूरे प्लांट की परफॉर्मेंस को प्रेजेंट करती है। तो आपको पता है एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क अपॉन हीट होता है ना। तो वर्क को क्या लिख लो यहाँ पे, एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन इनटू हीट, एफिशिएंसी टरबाइन अपॉन हीट। अब हीट तो बराबर दी है तो हीट कट गया। अब इट इज सिंपली मल्टीप्लिकेशन ऑफ एफिशिएंसी इनटू आइसेंट्रोपिक और एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन एट प्रेशर रेशियो 3, एफिशिएंसी आइसेंट्रोपिक एट प्रेशर रेशियो 5 एंड एफिशिएंसी टरबाइन एट प्रेशर रेशियो 5। अब एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं 1 - 1 अपॉन की आर की पावर गामा -1, आर होता है प्रेशर रेशियो। तो आइसेंट्रोपिक कितना है 0.7, यहाँ पे 3 रखा, 1 माइनस गामा -1 गामा होता है, ठीक है। तो गामा -1 बाई गामा की वैल्यू होती है 0.287, आपने यहाँ रखा, यहाँ रखो, ठीक है। इसे सॉल्व करो, एफिशिएंसी ऑफ आइसेंट्रोपिक फॉर प्रेशर रेशियो 5 निकल कर आएगी 51% निकल आएगी। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप आराम से समझोगे ना आराम से कर ले जाओगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, कंसीडर एन इलास्टिक स्ट्रेट बीम लेंथ L 10 पाई। हमने क्या किया, एक बीम ले ली जिसकी लेंथ थी 10 पाई विद स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ साइड A बराबर 5। इसका जो क्रॉस सेक्शन है अगर आप यहाँ से देखोगे तो कुछ इस तरीके का है, 5x5 का, है ना। यंग मॉडुलस E बराबर 200 GPa, E इसका दिया है 200 GPa। द स्ट्रेट बीम वॉज वेंट इन सच अ वे एट दैट टू एंड्स मीट। अब हमने क्या किया, इस बीम लंबी बीम को सर्कुलर बना दिया, दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। हमने बुलाया जॉन सीना को, हमने कहा भाई इस रॉड को ऐसे मोड़ और ऐसे करके इसको गोल कर दे, उसने गोल कर दी। अब क्या हुआ, उसने क्या कर लिया, सर्कल बना लिया। अब रेडियस आर अज्यूमिंग द आइलर बर्नौली बीम थ्योरी। आइलर बर्नौली बीम थ्योरी क्या होता है भाई, मुझे भी नहीं पता, और ये आप भी पता मत करो। ये डराने के लिए इतने टफ टर्म्स डाल देंगे गेट में कि आधे बच्चे जिनको आती होगी ना वो भी भूल जाते हैं। इज एप्लीकेबल टू द बेंडिंग प्रॉब्लम, भाई बनी रहे, तुम अपने घर ले जाओ, है ना, सारी थ्योरी व्योरी। मैक्सिमम टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस इन द बेंट बीम इज, देखो सिंपल आपको पता है, सिग्मा बाई एम बाई ई बाई आर आपको बेंडिंग स्ट्रेस का यहाँ पे फॉर्मूला होता है, बेंडिंग इक्वेशन होती है ये पूरी, है ना। अब हमें ई पता है, हमें आर पता है, सिग्मा पता है, वाई पता है। वाई कैसे पता है, वाई इज नथिंग बट अ बाई मैक्स रखते हैं आप लोग, है ना। तो जो क्रॉस, यहाँ पे आपने देखा होगा जो क्रॉस सेक्शन बना है, हम क्रॉस सेक्शन को हाफ पॉइंट तक कंसीडर कर लेते हैं वाई मैक्स, ठीक है। तो सिग्मा बाई की वैल्यू हो जाएगी आपका 5/2, 5/2 क्यों, 5 उसका यहाँ पे लेंथ थी, इंटू 10⁻³ भी आएगा यहाँ पे, है ना। ई हो जाएगा आपका, यहाँ पर ई की वैल्यू क्या हो जाने वाली है, ई की वैल्यू 200 GPa है, तो MPa में बदलने के लिए इंटू 10⁻³ अपॉन लेंथ कितनी है, रेडियस कितनी है, रेडियस निकालनी है। रेडियस कैसे निकलेगी, हमें लेंथ पता है 10 पाई है, अगर हम लेंथ से सर्कुलर आर्क बना रहे हैं तो हमें 2πr हो जाएगा ना उसका पूरा। अगर आप मेज़र करोगे उसकी सरकमफेरेंस को मेज़र करोगे तो 2πr, तो r निकल आएगा 10/2π। वैल्यूज़ को पुट करो, आंसर निकालो, आंसर विल कम आउट टू बी 100 MPa। आंसर देखा, कहीं लगी आपकी बेंडिंग बर्नौली थ्योरम, नहीं तो आधे लोग तो कह रहे होंगे यार ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, क्यों उसमें आइलर इक्वेशन और बर्नौली इक्वेशन दोनों आ गए। डर जाते भाई, आजकल लड़के कुछ भी हो जाता है गेट के पेपर में। सिंपल क्वेश्चन अगला, A cube of side 100 mm is placed at the bottom of an empty container of its faces. The density of the cube is 800 km/cube। क्या है कि हमने एक क्यूब लिया इस तरीके से, एक क्यूब लिया इस तरीके का और हमने उसे कंटेनर के अंदर रख दिया, ठीक है, ज़मीन पे बिल्कुल चिपका के रख दिया। अब हमने क्या किया, नाउ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1000 kg/m³। लिक्विड क्या हुआ भाई, वाटर ही हो गया, जिसकी डेंसिटी 1000 है वो वाटर ही होता है। नाउ पोर्ड इनटू द कंटेनर, द मिनिमम हाइट टू विच लिक्विड नीड टू बी पोर्ड इनटू द कंटेनर फॉर क्यूब जस्ट लिफ्ट अप। मतलब कितना पानी भरा जाए कि जो आपका क्यूब जमीन पर रखा हुआ है ना कंटेनर के, वो उठने लगे, पानी इसकी वजह से उठने लगे। तो देखो उठेगा कब, जब पानी का बायंसी फोर्स हम बैलेंस कर देंगे वेट के बराबर, तब हमारा जो ब्लॉक है वो लिफ्ट करने लगेगा। तो सिंपल, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ डायनामिक फ्लूइड मैकेनिक्स। हमें सिर्फ बायंसी को बराबर कराना, एफ बी बराबर वेट ऑफ बॉडी,
इसको बराबर कराना है बस, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो बराबर कराते हैं। एफ बी बराबर वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। डेंसिटी ये क्या होता है, रो जी वी होता है, तो रो की वैल्यू 10⁻3, जी की वैल्यू पता है, वी क्या हो जाएगा हमें, इसका वो दिया हुआ है 100 mm साइड क्यूब है, तो इसका वॉल्यूम निकाल लो। तो वॉल्यूम निकालने की जगह क्या है, हमें स्पेशली बायंसी लिखना है अभी। तो बायंसी कैसे लिखोगे, 100 का स्क्वायर है ना इंटू एच, जो भी हाइट लिफ्ट किया हो, बराबर 800 इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, 100 क्यूब। सॉल्व करो, एच बराबर 80 mm आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, बहुत ईजी। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आधे से ज़्यादा लोगों के आप कहूँ हिला गए थे जब ये क्वेश्चन देखा लोगों ने गेट के पेपर में। तो 2019 का पेपर, गेट का पेपर बहुत टफ नहीं था। मैं बता दूं पिछले 2-3 साल से गेट का पेपर काफ़ी टफ आ रहा है। 2018 में भी थोड़ा टफ रहा, 2019 में उससे टफ रहा, 2020 में बहुत ही ज़्यादा टफ था पेपर। तो अगला क्वेश्चन देखो, यही वाला क्वेश्चन समझो। 3 स्लैब्स आर जॉइंट टुगेदर एज सोन इन द फिगर। देखो 3 स्लैब है ना, ये स्लैब है, एक स्लैब, ये दूसरा स्लैब और ये 3 स्लैब। इन तीनों स्लैब को जोड़ दिया है। देयर इज नो थर्मल रेजिस्टेंस एट द इंटरफेस। इनकी इंटरफेसेस पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। सेंटर स्लैब एक्सपीरियंस अ नॉन यूनिफॉर्म इंटरनल हीट जनरेशन विद एन एवरेज वैल्यू ऑफ 10,000 वॉट पर मीटर क्यूब। क्या हुआ कि जो सेकंड वाला स्लैब था इसके अंदर हीट जनरेशन हो गया, क्यू जनरेशन हो गया, ठीक है। कितने का, 10⁴ वॉट पर मीटर क्यूब का हो जाता है कभी कभी। वाइल द लेफ्ट एंड राइट स्लैब आर हैव नो इंटरनल हीट जनरेशन, जबकि ए और 1 और 3 में कोई आग नहीं है, कोई हीट जनरेशन नहीं है। ये 2 वाले के जरूर अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई होगी, इस वजह से बहुत नाराज है ना। ऑल स्लैब्स हैव थिकनेस इक्वल टू 1 मीटर, सबकी थिकनेस 1 मीटर है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ईच स्लैब इज इक्वल टू 5, के दे दिया सबका 5 के इक्वल है। The two extreme faces are exposed to the fluid with heat transfer coefficient of 100 watt per meter square Kelvin inverse watt and bulk टेम्परेचर 30 डिग्री सी। देखो यहाँ पे क्या है, बल्क टेम्परेचर, जो भी लिक्विड बह रहा है, जो भी इसके कांटेक्ट में फ्लूइड बह रहा है, उससे उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सी और उसका एच दे दिया 100, है ना। द हीट ट्रांसफर इन द स्लैब्स इज अज्यूम टू बी 1 डायमेंशनल एंड स्टडी। ऑल द प्रॉपर्टीज आर कांस्टेंट। इफ द लेफ्ट एक्सट्रीम फेसेस आर T1 इज मेजर्ड टू बी 100 डिग्री सी, द राइट एक्सट्रीम फेस T2 विल बी। क्या है, 30 डिग्री से यहाँ से फ्लूइड बह रहा है। अब वो बोल रहा है कि अगर यहाँ का टेम्परेचर T1 बराबर 100 डिग्री सी है तो यहाँ का टेम्परेचर T2 कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, हद से ज़्यादा क्वेश्चन इजी है। सिंपल देखो क्या होगा, है ना। अब हमें पता है कि अगर सेकंड वाली स्लैब में हीट जनरेशन हो रहा है तो हीट जनरेशन यहाँ और यहाँ जाने पे इक्वल होगा, क्योंकि दोनों साइड पे जो फ्लूइड का टेम्परेचर है वो सब कुछ सेम है, तो ऑलमोस्ट दोनों जगह बराबर होने वाला। तो ई जनरेशन क्या हो जाएगा, सिंपल ई जनरेशन हो जाएगा 10,000 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो गया, लेंथ इंटू एरिया, है ना। सिंपल हो गया, लेंथ इंटू एरिया, लेंथ ऑफ एरिया दोनों 1 है, ठीक है, क्योंकि सबका डायमेंशन 1 थी तो 1 हो गया। तो 10⁴ वॉट ये हमारी हीट जनरेशन निकाला है। अब देखो क्या है, आपको पता है जो भी कंडक्शन से हीट जाएगी स्लैब से होकर वही तो कन्वेक्शन से बाहर निकलेगी। सिंपल सा बात है। तो अगर कन्वेक्शन से हीट बाहर निकल रही है, HA T1 मतलब जो 100 डिग्री सी है माइनस T इन्फिनिटी बराबर Q कन्वेक्शन, है ना। तो कहीं ना कहीं कंडक्शन से भी तो यही हीट आ रही होगी, तो Q कंडक्शन से यही हीट आई। अगली बार जो सेकंड में जा रही होगी कन्वेक्शन से वो भी यही हीट होगी, 100 इंटू T2 माइनस 30, है ना। दोनों को बराबर करा दो, है ना, ये दोनों आ गया। अब देखो दोनों को बराबर करा दो, Eg कितना था 10⁴ हीट जो टोटल हीट थी अपॉन एनर्जी आउट कितनी हो रही है 7000, जो इससे निकल कर आया 7000 प्लस 100 T2 माइनस 30, तो यहाँ से T2 निकालोगे 60 डिग्री से आंसर आ जाएगा, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन, हवा उड़ गए थे हवा लोगों के। द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल राउंड ऑफ 3 डेसिमल वैल्यूज 1 से E एक्स एल एन एक्स। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब सिंपल मैं बताऊँ तो मैंने 9th क्लास में था तब ये मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था। मैथ्स का बहुत सिंपल क्वेश्चन आया। आईलेट रूल लगता है, आई मतलब इंटीजर, एल मतलब लॉगरिथमिक वैल्यू, ए मतलब अलजेब्रिक वैल्यू, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ए मतलब एक्सपोनेंशियल वैल्यू। सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, पहले फंक्शन को लिया, दूसरे का इंटीग्रेशन किया, माइनस किया, इंटीग्रेशन डी ओवर डी एक्स, आपने दूसरे का किया
इंटीग्रेशन पहले का किया, डिफरेंशिएशन पहले का किया, इंटीग्रेशन दूसरे का किया, dx ये होता है। इसी फॉर्मूले से ये सॉल्व करो। देखो पहले हमने ln x को पहला फंक्शन मानेंगे, क्योंकि जो आइलेट के रूल के हिसाब से जो पहला फंक्शन इसी रूल से मांगते हैं, तो ln x आ गया। सेकंड का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² माइनस d ओवर डी एक्स ln x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x का क्या हो जाएगा, x²/2। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन है तो हो जाएगा x²/4 1 to e सॉल्व करो 2.097 आंसर आ जाएगा। हद से ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा मैं दिमाग नहीं लगाने थे, मतलब ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। If the 1 mole of H2 gas occupies a rigid container with capacity 1000 liter and the temperature is raised from 27 degrees to 37 degrees C, change in pressure of the contained gas राउंड ऑफ 2 डेसिमल। ये बहुत ध्यान रखा करो, क्योंकि जो यहाँ पर वैल्यू भरी गई ना, जैसे आपकी वैल्यू 23.475 आई है, तो आप 47 तक लिख सकते हो, ये वैलिड हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 डेसिमल बोले तो 475 भी लिखना पड़ेगा, 4 बोले तो 6 भी लिखना पड़ेगा। अज्यूमिंग आइडियल गैस बिहेवियर PA, क्या बोल रहा है, हमें वॉल्यूम दे दिया इसने, है ना, हमें मोल बता दिया, हमें बोला है रिजिड कंटेनर है ना, तो टेम्परेचर रेंज भी दे दिया, चेंज इन प्रेशर पूछ रहा है। हद से ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले इक्वेशन लगाओ, PV बराबर nRT, P बराबर nRT जब आता है, देखो 2 इक्वेशन होती है, P बराबर nRT और P बराबर mRT। अगर n आता है तो यहाँ पे 1 रखा जाता है, R की वैल्यू 8.31, 1 नहीं रखा जाएगा, जो भी मोल की वैल्यू दी जाएगी 1 2 3 4 जो भी मोल की वैल्यू। m में क्या होता है, यहाँ m की वैल्यू रखी जाती है, R में रखते हैं हम लोग 8.31 डिवाइड बाई मॉलिकुलर ऑफ एटॉमिक नंबर, जो भी हो, जैसे जिसका भी मास की बात हो रही है, जैसे नाइट्रोजन हो तो यहाँ 28 आ जाएगा, एयर हो तो यहाँ पर अलग आ जाएगा, एयर में 29 आ जाता है ना, अमोनिया है तो 17 आ जाएगा, ऐसे रहता है। तो P बराबर nRT लगाएंगे क्योंकि मोल की बात हो रही है। P1 वॉल्यूम 1000, n की वैल्यू 1, 8.31 इंटू टेम्परेचर हो गया 300, केल्विन में टेम्परेचर रखोगे 27 प्लस 273, ठीक है, 273 तो 300 केल्विन, है ना। उसके बाद ये निकला है 2.493, अब रख दो 2.493 अपॉन 300, P2 अपॉन 310, 310 कितना हो गया आपका, सिंपल हो जाएगा 37 प्लस 273, यहाँ से P2 निकल आया, P2 माइनस P1 करो 83.31 पास्कल, है ना। जिसमें वैल्यू पूछी जाए उसमें ही आंसर करो। पास्कल में पूछी थी ना, तो पास्कल में ही हमने आंसर किया, पास्कल में पूछी तो पास्कल में ही हमने आंसर किया। किलो पास्कल पूछेगा, किलो पास्कल में आंसर करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। Two immiscible incompressible viscous fluid having same densities but different viscosities are contained between two infinite horizontal plates क्या है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, इमिसिबल है, विस्कस फ्लूइड है, मतलब विस्कोसिटी कुछ है इनकी। देखो 2 पैरेलल प्लेट के बीच में आप देखो, है ना, 2 इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट है, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं, उनके बीच में अलग अलग विस्कोसिटी का फ्लूइड भरा हुआ है। देखो ये भरा μ1 का और ये भरा μ2 का, और μ2 μ1 में वो भी दे दिया है। अब ये बोल रहा है कि जो बॉटम प्लेट है वो फिक्स है, ये नीचे वाली प्लेट है फिक्स, और ऊपर वाली जो प्लेट है अपर प्लेट इज मूविंग विद, ये जो प्लेट है वो 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। अजम्पशन ये लिया है कि फ्लूइड न्यूटोनियन होगा, स्टडी फुल्ली डेवलप्ड लेमिनार फ्लो होगा विद 0 प्रेशर ग्रेडियंट है, d2u/dy² 0 दे दिया है। हमसे पूछा है वेलोसिटी एट इंटरफेस कितना होगा, ये इंटरफेस पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होने वाली है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें जो वेरिएशन है वो कैसा हो रहा है ना, वेरिएशन कैसा हो रहा है। तो हम वेलोसिटी प्रोफाइल जो d/u/dy² है उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी ये निकल आएगी u बराबर c1y + c2। मतलब जो अगर इसका वेरिएशन देखोगे तो वेरिएशन इसका कैसा है, लीनियर है, कुछ लीनियर वेरिएशन है इस तरीके का, है ना। और हमें ये v पता है, यहाँ vi हो गया, और ये वाला पॉइंट है 0। तो हमें पता है अगर लीनियर वेरिएशन है तो शियर स्ट्रेस कैसी होने वाली है, शियर स्ट्रेस होने वाली है सेम, है ना, शियर स्ट्रेस होने वाली है सेम। तो τ1 बराबर τ2 करोगे, पहले वाले के लिए लगाओगे तो μ2 vi/h2, h2 जो उसकी हाइट है, μ1 जो v से ऊपर ये जा रहा है vi से, तो पैरेलल, मतलब अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो v - vi हो जाएगा ना, अपॉन h1। आपको पता है μ2 किसके बराबर, 2μ1 के, सॉल्व करोगे vi बराबर 1 मीटर पर सेकंड, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन बेहतरीन सा, कंसीडर अ प्रिज्मेटिक स्ट्रेट बीम ऑफ लेंथ l इज π मीटर
पिन्ड एट टू एंड्स एज सोन इन द फिगर। दोनों एंड पे हमने क्या किया है, इसे सिंपली सपोर्टेड बीम टाइप का कर दिया है। द बीम हैज स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ साइड ए बराबर 6, यंग मॉडुलस ई बराबर 200 GPa, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा बराबर 3 × 10⁻⁻6 केल्विन इनवर्स। द मिनिमम टेम्परेचर राइज रेज्ड टू कॉज आइलर बकलिंग ऑफ बीम, है ना। मिनिमम टेम्परेचर राइज पूछ रहे हैं। देखो सिंपल से बताऊं, बकलिंग का टर्म का भी यूज़ किया है, टेम्परेचर का भी यूज़ किया है, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के दो कॉन्सेप्ट का यूज़ है। पहला कॉन्सेप्ट का यूज़ है आइलर बकलिंग थ्योरम, जो आप लोग आपके चैप्टर नंबर 9 में पढ़ते हो, और दूसरा है आपका स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेस, जो आप सेकंड चैप्टर में पढ़ते हो। आपकी बुकों में देख लो ना, जनरली 9 और सेकंड ही होता है। ओके, अब हमें सिंपल क्या कराना है, हमें बकलिंग फोर्स पता है क्या होता है, पाई स्क्वायर EI अपॉन L इफेक्टिव का स्क्वायर, और हमें पता है कि थर्मल आपका जो थर्मल स्ट्रेस होती है उसमें फोर्स की वैल्यू क्या होती है, थर्मल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, वो होती है अल्फा TEA। आपको पता है ना सिंपली। अब देखो अल्फा TEA को पाई स्क्वायर EI अपॉन LE स्क्वायर के बराबर करा दो। ए की वैल्यू गिवन है, अल्फा की वैल्यू गिवन है, डेल्टा टी की वैल्यू आपकी डेल्टा टी की वैल्यू ही निकालनी है, ई कट गया। आई की वैल्यू आई की वैल्यू गिवन है यहाँ पे आपको, देखो आई ए बराबर 6 दिया है ना, तो कितना हो जाएगा A/12, ए की बार 4/12 होता है ना, कर दो, पाई स्क्वायर नीचे रख दो, एल की वैल्यू, क्यों एल इफेक्टिव किसके बराबर हो जाएगा, एल के बराबर हो जाएगा, सिंपल सपोर्टेड बीम में एल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सॉल्व करो, डेल्टा टी की वैल्यू निकालो, 1 केल्विन विल बी द आंसर, 1 केल्विन आपका आंसर आएगा सिंपली। 5 जॉब्स J1, J2, J3, J4, J5 need to be processed in a factory is such a way assigned to any of 5 different machine। क्या है ये 5 जॉब थी, हमने 5 मशीन पर कर दी। टाइम ड्यूरेशन टेकन बाय द मशीन फॉर ईच ऑफ द जॉब आर गिवन इन द टेबल, ईच जॉब इज असाइंड टू बी मशीन इन सच अ वे दैट टोटल प्रोसेसिंग टाइम इज मिनिमम। हमें क्या करना है, प्रोसेसिंग टाइम को मिनिमम करना है ना। तो टोटल प्रोसेसिंग टाइम कितना होगा, देखो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, ये मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। क्या करोगे मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम में, क्या करते हैं, सबसे पहले आप ये समझो, हमें ये प्रॉब्लम दी है, हम लोग क्या करेंगे, इसमें से जैसे एक सबसे मिनिमम वैल्यू ढूंढेंगे, इसमें भी एक सबसे मिनिमम वैल्यू देखेंगे, एक सबसे मिनिमम इसमें देखेंगे, एक सबसे मिनिमम इसमें देखेंगे, फिर इसमें मिनिमम इसमें देखेंगे। तो इसमें मिनिमम जाओगे तो 30 मिल जाएगी, इसमें मिनिमम जाओगे तो 26 मिल जाएगी, इसमें मिनिमम जाओगे तो 24 मिल जाएगी, इसमें मिनिमम जाओगे तो 28, इसमें 22। अब क्या करो, इस मिनिमम वैल्यू से ये सारी वैल्यूज घटा दो, उसके बाद इस मिनिमम वैल्यू से इस रो की सारी वैल्यूज घटा दो, फिर इस वैल्यू से इस रो की घटाने के बाद आपने किया ईच रो से, तो आ जाएगा इस तरीके से कुछ मैट्राइसिस बन के आ जाएगी, आ गई। उसके बाद क्या करना है, सेम तरीके से करना है कॉलम में। अब जब घटने के बाद हम कॉलम में सबसे मिनिमम वैल्यू देखेंगे, इस कॉलम में सबसे मिनिमम वैल्यू देखेंगे पहले कॉलम में, कॉलम नंबर 1 में, और पूरे कॉलम की वैल्यू घटा देंगे, फिर दूसरे कॉलम में देखेंगे, फिर सारे कॉलम की वैल्यू घटा देंगे। जब ये पूरा आप कंप्लीट कर लोगे तो कुछ इस टाइप का आ जाएगा। अब उसके बाद हमें करना है अलोकेशन। अलोकेशन कैसे करते हैं मैं आपको सिंपली बताता हूँ। आप पहली रो में चलोगे, अगर पहली रो में आप जाओगे तो देखोगे एक जीरो मिला और इसके साथ कोई जीरो नहीं है, तो आप इस जीरो को अलोकेट कर दोगे और इस रो को कट कर दोगे। आप दूसरे में पहुंचे, आपने देखा 2 जीरो थे, आप छोड़ दोगे। तीसरे रो में पहुंचे तो आपको दिखेगा एक ही जीरो है, इसको अलोकेट करोगे, आप सिंपल इसको अलोकेट करोगे और कॉलम को काट दोगे, इस कॉलम को कट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आप अगले वाले में पहुंचोगे, अरे यार सॉरी, आई एम सॉरी, रियली सॉरी, देखो ये अच्छा, ये ऐसे जीरो बना हुआ है तो इसको कट नहीं करोगे, छोड़ दोगे इस वाली रो को। उसके बाद अगली वाले में पहुंचोगे तो इसको अलोकेट करोगे, इसको अलोकेट करोगे, और जब ये रो देखोगे इसमें और कोई जीरो नहीं है तो इसको कट कर दोगे। फिफ्थ वाले में इसको देखोगे और इसको कट कर दोगे, है ना। यहाँ पर एक गलती हो गई है, आई थिंक 0 0, हाँ। उसके बाद अब आपने यहाँ से अलोकेट करा, अब आप जाओगे कॉलम वाइज आप गए तो पहला कॉलम में आप गए तो कटा है, दूसरा कॉलम कटा है, तीसरे वाले कॉलम में देखोगे एक ही वैल्यू है तो इस वाली वैल्यू को कट कर दोगे, इस रो को कट कर दोगे, ठीक है। तो आपकी 4 वैल्यू आ गई, पर आपके पास जॉब कितनी थी, 5 थी, है ना। असाइन कितने पे हो रही, सिर्फ 4 ही हो रही,
तो ओनली 4 असाइनमेंट हो रहे हैं, तो हमें 5x5 का बनाना है, तो वी हैव टू क्रिएट 1 मोर जीरो। सो हमें हंगेरियन मेथड लगाना पड़ेगा, हंगेरियन मेथड। अब देखो हंगेरियन मेथड या थोड़ा बड़ा था तो मैंने इसको नीचे कर दिया। हंगेरियन मेथड में क्या होता है, पूरे सारी वैल्यूज में जो सबसे मिनिमम वैल्यू थी उसे देख लो। सबसे मिनिमम वैल्यू पूरे रो में क्या थी, देखो सबसे मिनिमम देखोगे ना आप तो क्या दिखेगी, 6 दिखेगी, 6 दिखेगी। अब आपको क्या करना है, ये इंटरसेक्शन जो भी पॉइंट्स हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसमें आपको 6 को ऐड कर देना है और ये जो बचे हुए पॉइंट्स है इनमें से घटा देना है ना। और जो कटी वैल्यूज़ हैं उनको टच भी नहीं करना है। आप जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करोगे उसके बाद आप अलोकेशन करोगे, फिर से जिस तरीके से अभी किया आपका आंसर आ जाएगा। आंसर सबके आ जाएंगे, आपको मशीनें असाइंड हो जाएंगी, आपको मशीनें असाइंड हो गई तो फिर J1 को M2 हो जाएगी, J2 को J5 हो जाएगी, J3 को M3, J4 को M1, J5 को M4। तो आप इनके सामने के मशीनिंग टाइम देख लेना, 30, 38, 28, 28, इनके इंटरसेक्शन पे 22 जोड़ देना, 146 विल बी द आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे। अगला क्वेश्चन करो। एट क्रिटिकल पॉइंट इन कंपोनेंट एट द स्टेट ऑफ स्ट्रेस सिग्मा XX बराबर 100 MPa और सिग्मा YY बराबर 220 MPa, सिग्मा XY और सिग्मा YX बराबर 80 MPa and all other stress components are 0. The yield strength of the material is 468 MPa. The factor of safety on the basis of maximum shear stress theory बताओ, MSST बताओ। हमें क्या पता है, हमें सिग्मा XY पता है, हमें सिग्मा YX पता है, हमें सिग्मा XX सिग्मा YY पता है ना। ये कुछ नहीं है, टाउ है, रूप बदल के आया है, रूप बदलता है, ये चुड़ैल है जो रूप बदल के आती है। तो सिग्मा 11 सिग्मा 12 जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है इनकी वैल्यू निकालते हो आप, तो कितना होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला यही तो होता है, सिग्मा x प्लस सिग्मा y/2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा x माइनस सिग्मा y/2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ xy का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो, सारी वैल्यूज गिवन है, पुट कर दी, निकाला, सिग्मा 1 सिग्मा 2 मिल गया। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 क्या होता है, आपका टाउ मैक्स होता है। और आपकी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी क्या होती है, जिसको ट्रिस्का थ्योरी भी बोलते हैं, वो ये बोलता है कि टाउ मैक्स शुड बी लेस देन इक्वल्स टू आपका SYT/2 अपॉन FOS। SYT 468/2 इंटू FOS, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बराबर 138, FOS निकाल लो, 1.8 विल बी द आंसर। आ गया आंसर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2019 सेट 1। In a UTM experiment, a sample of length 100 mm was lodged in a tensile until failure. The failure load was 40 kN. The displacement measured using a cross-head motion at failure was 15 mm. The compliance of the UTM is constant at given by 5 into 10 to the power minus 8. The strain at the failure is the sample of the percentage. देखो यार थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन था ये जब आया था। तो यहाँ पर क्या हुआ इस क्वेश्चन में ना, मेडिजी का भी सॉल्यूशन गलत था, बहुत जगह सॉल्यूशन गलत है। गेट ने जब सॉल्यूशन दिया ना तब लोगों ने अपना सॉल्यूशन को करेक्ट किया। अभी तक भी कई बार मेडिजी ने अभी तक इसे करेक्ट नहीं किया है, सही बताऊँ तो। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट की वैल्यू हमें यूटीएम इज कांस्टेंट इज वैल्यू गिव कंप्लायंस दे दिया हमें 5 into 10 to the power minus 8 M/N। ठीक है, हमें डेल्टा एल आर पता है, हमें डेल्टा एल आर पता है कितना है 15 mm, 0.051 मीटर कर लो इसे। एक्चुअल एलोंगेशन क्या हो जाएगा, एल आर माइनस सी इंटू पी, कंप्लायंस इंटू लोड। इसके फॉर्मूले बस रिवाइज करके रख लो, क्योंकि ये बार बार ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं गेट में, एक आध क्वेश्चन ऐसे आते हैं मार्क्स कट करने के लिए, आपको अधिकतर ये क्वेश्चन नहीं दिखेगा। तो 0.015 माइनस 5 into 10 की पावर माइनस 8 इंटू 40 इंटू 10 की पावर 3 0.013 mm आ जाएगा। हमें एलोंगेशन एट फेलियर निकालना है, तो 0.013 अपॉन 0.1 इंटू 100। 0.1 क्यों लिया है यहाँ पे, जो 100 mm है उसको लिया है ना, ओरिजिनल लेंथ इंटू 100, 13% विल बी द आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन बचता है ये। अ सिंगल ब्लॉक ब्रेक अ शॉर्ट शू torque capacity of 250 Newton meter is shown in the cylindrical brake drum rotates anti clockwise at 100 RPM। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, कैसा रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, कुछ इस तरीके से 100 RPM से। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.25। वैल्यू ऑफ ए बतानी है, हमें ए बतानी है, ए की वैल्यू बतानी। द मैक्सिमम एक्चुएटिंग फोर्स पी इज 2000 न्यूटन, ये 2000 न्यूटन। देखो यहाँ पे सिंपल मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, डायग्राम को ध्यान से देखो। अगर ये चीज़ ऐसे घूम रही है, ये चीज़ अगर इस तरीके से घूम रही है तो ये चीज़ आगे को बढ़ेगी,
तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स कैसे आएगा, पीछे की तरफ आएगा। अगर इस पे पीछे की तरफ आ रहा तो इस प्लेट पे किस तरफ आएगा, आगे की तरफ आएगा। तो म्यू आर एन, बस इतना ही बताना था, है ना। लोड पी यहाँ लग रहा है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जहाँ फिक्स है, यहाँ जहाँ फिक्स है, हिंज्ड है, इसके अराउंड सारे फोर्सेस को जीरो करा लोगे। तो सारे फोर्सेस को जीरो करा लो, सारे फोर्सेस को जीरो कराओगे तो सारे फोर्सेस को जीरो कराओगे तो देखो यहाँ पे क्या, ये म्यू इंटू आर एन इंटू ए वाई 4। पहले तो इसे छोड़ दो, इसे अभी रहने दो, इसको समझो पहले। म्यू इंटू आर एन इंटू ए वाई 4 जो ऐसे गया था, ठीक है। पी इंटू 2.5 इंटू ए जो ऐसे आया, ठीक है, माइनस आर एन इंटू ए। आर एन क्या है, यहाँ पर जब ये इससे टच करता तो आर एन की एक नॉर्मल रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, आर एन इंटू ए। इससे निकल आया तुम्हारा आर एन, आर एन की वैल्यू निकल आई। टॉर्क निकाल लो, टॉर्क होता है आपके ब्रेक के केस में म्यू आर एन इंटू ए, ठीक है। 250 इंटू 0.025 आर एन इंटू ए। ए की वैल्यू यहाँ से, आर एन की वैल्यू यहाँ से निकल आई, रख दो, ए की वैल्यू निकाल लो। ए विल कम आउट टू 212.25 mm। आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए गेट के बहुत अच्छे लगे होंगे, आपने समझ में आया होगा, आपको एक रिवाइज तरीके का हो गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को यार लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। डाउट वगैरह हो तो पाठशाला ज्ञान official@gmail.com मेल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसे जाकर उस पर डाउट पूछ लीजिए। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ये सारी की सारे PDFs मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो आगे के न्यूमेरिकल्स।